नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन पर महासंग्राम और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। 7 चरणों में होने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने अंतिम चरणों में पहुंच गया है। 3 चरणों को छठे चरण में 3 मार्च को छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें अंबेडकर नगर की 5 सीट, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5 सीट, गोरखपुर की 9 सीट, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 विधानसभा सीटें शामिल हैं। अंबेडकर नगर और बलिया को छोड़कर इस चरण के बाकी जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी प्रभाव वाले माने जाते हैं। पिछले 5 चरणों की तरह चुनाव का छठा चरण भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट और गोरखपुर जिले में भी मतदान होना है। यूपी के रण में सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट है। छठे चरण में गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और सीएम योगी अब तक गोरखपुर से ही सांसद बनते आए हैं। वहीं बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पूर्व में बसपा के कद्दावर नेता रहे मौर्य साल 2017 में बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब सपा से फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा देवरिया की पत्थरदेवा सीट से बीजेपी के मौजूदा विधायक और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनावी मैदान में है। सूर्य प्रताप शाही के मुकाबले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी मैदान में है। वहीं देवरिया सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, इनमें बीजेपी ने 46, बसपा ने 5, सपा ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर 2017 में जीत दर्ज की थी। तो कल छठे चरण का जो है चुनाव होने जा रहा है। मतदान होगा 10 जिलों की 57 सीटों पर और इस बार जो है दिग्गज चुनावी रण में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो छठा चरण भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कई हॉट सीट है यहाँ पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार चुनावी मैदान में है। पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले गोरखपुर से संसदीय जो है वो चुनाव लड़ते रहे हैं, सांसद रहे हैं गोरखपुर से, लेकिन इस बार गोरखपुर सदर सीट से वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है कौन अपने किले को बचा पाता है या कौन किसके दुर्ग में सेंध लगाने वाला है। संजीव कपासिया हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृता कुमार प्रवक्ता है बीजेपी के, शौकत अली प्रवक्ता सपा, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूंगी। उपाध्याय जी, बेहद करीब से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में चुनावों को और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा चुनाव प्रचार का तंत्र रहा वो किस तरह से संचालित किया गया और अब आखिर में आते आते कैसे उसकी चाल जो है वो पूरी तरीके से बदलती दिखाई दी। क्या लगता है यहाँ पर रणनीति कितनी बदल चुकी है और कितनी मुश्किल परीक्षा ये कल होने वाली है बीजेपी के लिए और दूसरे दलों के लिए? देखिए, ये बीजेपी के लिए भी मुश्किल है और दूसरे दलों के लिए भी, क्योंकि इस बार के चुनाव में जनता का जो वोट करने का तरीका है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि दोनों गठबंधन खुश हैं कि हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन दोनों खुश हैं और ये एक ऐसी स्थिति है जो जब मतगणना होगी तब वास्तव में समझ में आएगा कि रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे विपक्ष को जोर शोर से उठा रहा है, जिसमें महंगाई है, उसमें रोजगार है और पशुओं की समस्या है, गवर्नेंस की बात है। तो ये मुद्दे उठा रहे हैं और जो सबसे बड़ा जो विपक्ष की तरफ से आरोप बीजेपी पे लगाया जा रहा है उसके गठबंधन पे कि ये झूठ बोलते हैं। तो अब ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो मनोवैज्ञानिक ज्यादा हो गया है कि जनता को तय करना है कि वास्तव में बीजेपी के दावे सही हैं या अपोजिशन के आरोप सही हैं, और इन दोनों के बीच में कल मतदान होगा और फिर 10 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा।
बिल्कुल, हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया भी जुड़े हैं और लंबे टाइम से ये जो उत्तर प्रदेश में चुनावी उठापटक चल रही है उस पर पास से बहुत करीब से ये नजर बनाए हुए हैं। तो हम यही संजीव से जानना चाहेंगे। संजीव, आप जो है लगातार लोगों से भी जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस बार जो चुनावी समीकरण है वो किस करवट बैठने वाले हैं? कल का जो छठवां चरण है इसमें कौन कितनी सीट इस बार जो है वो अपनी झोली में डालने वाला है? देखिए कायनात, छठे चरण का जो कल मतदान होना है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि ये तो तय है कि मुख्यमंत्री योगी बड़े मार्जिन से अपनी सीट पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन वो गोरखपुर और गोरखपुर रीजन में कितनी सीटें जीतते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 5 साल की सरकार है, उनका कामकाज है, उनका प्रखर हिंदुत्ववादी चेहरा है और उनको भी अपने शीर्ष नेतृत्व को ये सुनिश्चित कराना है कि मैंने अपने रीजन में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें जितवाई, उत्तर प्रदेश में किस तरीके का रिजल्ट रहा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और मुझे लगता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे गोरखपुर रीजन में है, क्योंकि जिस तरीके की 9 विधानसभाएं हैं और मामला गोरखपुर सदर विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी हर सीट पर टक्कर दे रही है। नतीजे कुछ भी हो सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि पूर्वांचल में जिस तरीके से आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर ये गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, हालांकि 2017 में सारे समीकरण उलट गए थे, अब उस गढ़ में फिर दोबारा भगवा किस तरीके से फहराया जाए ये बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री योगी के सामने, क्योंकि तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के पास। आवारा पशु का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा है, इसके अलावा किसानों की तमाम समस्याएं हैं, उनसे पार पाना भाजपा के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है। अमृता कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार ज्यादा मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही है, सामने बहुत ज्यादा इस बार चुनौतियां हैं, क्योंकि कई मुद्दे जो हैं वो इस बार जो है सर उठाए खड़े हैं। जब विपक्ष में थे तब आसान था यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरना, लेकिन इस बार आप खुद सत्ता पक्ष में हैं और विपक्ष हमलावर है उन तमाम मुद्दों को लेकर जो पिछली बार कभी आपकी तरफ से उठाए जाते थे। अमृता जी। साइना जी, छठे चरण का मतदान और कल है और इससे पहले 5 चरण बीत चुके हैं। उसका जो रुझान अब तक आया है उसमें हम प्रचंड बहुमत से जीतते आ रहे हैं। आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास को गति दी, निश्चित समय में अपनी परियोजनाओं को पूरा करा, महिलाओं की सुरक्षा, भयमुक्त दंगा रहित शासन और उत्तर प्रदेश को 24 करोड़ जनता को लिए उन्होंने कार्य किया। जनता उसको ध्यान में रखते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाने के लिए तत्पर है। रही बात आपने गोरखपुर की भी बात करी अभी, तो भाजपा ने जो वादा करती है वो पूरा करती है। जैसे कि लोग जानते हैं कि 2007 में बसपा और 2012 में सपा की सरकार ने पेपराइज की जो चीनी मिल थी उनको बेचने की साजिशें की, लेकिन जनता इतनी जागरूक थी कि उन्होंने उसको होने नहीं दिया और हमारी सरकार ने आने के बाद में योगी जी ने उन जनता की बात को सुना और उस पेपराइज की शुगर मिल को। लेकिन अमृता जी, आप तमाम बातें कर रही हैं, बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। आप पूर्वांचल में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा रोजगार बड़ा मुद्दा है, किसानों की अपनी तमाम समस्याएं हैं, उनको समझाने में कैसे सफल होंगे आप? कैसे किसानों को समझाएंगे अमृता जी? क्या बोला एक बार? अमृता जी, जैसे संजीव जी बता रहे हैं, क्योंकि लगातार वो लोगों के बीच रहे, बातचीत वो करते रहे उन वोटर से जिन्होंने इस बार सरकार को चुनना है, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी संतुष्टि पूरी दिखाई नहीं देती है। रोजगार का मुद्दा यहाँ पर लोगों के बीच है, आवारा पशुओं की समस्या जो है किसानों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और तमाम दूसरे और मुद्दे भी हैं जो यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नजरअंदाज कर दिए गए हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से, या कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर से। किसानों की बात आप कर रहे हैं, आपने जो अभी आवारा पशुओं की बात की उसको हमारे प्रधानमंत्री ने खुद ने मुझसे कहा है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ
ऐसा किया जाएगा जिससे कि उनको उससे निजात मिले। लेकिन प्रधानमंत्री ने बाकी बहुत बहुत लेट कहा। पहले तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी आवारा पशुओं की समस्या को लेकर, समस्या खत्म करने को लेकर बात की थी 2017 के घोषणा पत्र में, लेकिन इस बार घोषणा पत्र में कोई ऐसी उस बात पे- नहीं की गई। मंच से प्रधानमंत्री ने जरूर कहा कि समस्या का समाधान होगा, लेकिन नहीं, कब देखिए, कैसे होगा इस बारे में कोई बात नहीं है। उस पे निरंतर काम होता रहा है। मैं खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ। हर एक जिले में हमने भी गौशालाएं खुलवाई हैं। बहुत अपनी तरफ से उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया जरा है। सुनते फिर भी रहिएगा। वो समस्या अगर बच गई है तो उसके ऊपर भी आगे कार्य किया जाएगा। हम ठीक है। उससे मना नहीं कर रहे हैं। कायनात, एक रही सवाल बात अभी शौकत से ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी से। शौकत जी, यदि चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए है अपना गढ़ बचाने की, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके नेता के लिए भी है, क्योंकि आजमगढ़ से अखिलेश खुद सांसद हैं और पूर्वांचल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। समाजवादियों के लिए पूर्वांचल एक आराम गाह होती थी। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव पूर्वांचल में अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो जाएंगे? जो 2017 में आपकी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई थी, वो अब वापस आएगी, वो लहर? संजीव जी, कोई चुनौती नहीं सामने। अभी आप जब अमृता जी से सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने आवारा पशुओं पे एक सवाल पूछा तो उन्होंने तुरंत कहा कि प्रधानमंत्री जी इस पे निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं काम कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बहुत कार्य किया उसके अरे ऊपर। सुन लीजिए, इंटरेक्ट मत वो भी करिए, मैंने हमें बताया। आदत नहीं इस तरह की बात करनी। नहीं, लेकिन हमने सबसे वो भी पहली हमने चीज, अगर बताया सच बीच में में। उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम हुआ होता तो मुझे लगता आज मंच पे खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीख कर अपने काम बताते, विपक्ष पे दोषारोपण नहीं करती। कोई भी व्यक्ति जब जाता है मैदान में तो अपने काम दिखाता है, अपना विजन बताता है, हम उत्तर प्रदेश में क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं ये बताता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इनके समक्ष खड़ी होती है और पूछती है कि हे महाराज, हमको सिर्फ इतना बताने का काम करिए, 5 साल जो आपने काम किए हैं वो बता दीजिए और आगे आपका क्या विजन है वो बता दीजिए। तो बताते नहीं, वो दंगेज लंगेज की मैं बात करूंगा, मैं रोजगार की बात ही नहीं करूंगा। लेकिन विजन तो आपकी सरकार ने, ये भी बात नहीं करूंगा। विजन आप बताइए ना, आप बताइए कि अखिलेश यादव ने क्या विजन बताया है, आप भी जनता को बताइए ना। बिल्कुल, नौजवानों को रोजगार के लेकर 300 यूनिट बिजली के लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की पेंशन को लेकर तमाम योजनाएं मैंने सबको दिया गया, तमाम योजनाएं हमने बताने के मंच पे खड़े होते हैं, हम बताते हैं कि इनकी क्या कमियां रही। अब इनसे पूछा जाए, अगर आप सच में काम कर रहे होते उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे, तो मुझे लगता है किसी विधायक को माफी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उठा बैठक लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप माफी तक मांग रहे हैं, ये हालात हो गए हैं। आपके विधायक भागे जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता दौड़ा रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा? उत्तर प्रदेश के नौजवान आपके यहाँ विधायकों को दौड़ा रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? अगर जमीन पे आपने काम किया होता, आप क्योंकि स्वयं एक महिला है, आपको महिला सुरक्षा की जब आप बात कर रहे हैं, मैं बड़ा गंभीर पूर्वक सुन रहा था, शायद आपने उन महिलाओं का दर्द नहीं देखा होगा जो तमाम जिलों से चलकर उत्तर प्रदेश की 2012 से 2017 तक जो कानून व्यवस्था थी शौकत, उसके बारे में भी बताइए ना। 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था, पूरी तरीके से गुंडे हावी थे, उसके बारे में भी बताइए ना आप जनता को। संजीव जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए नहीं चुना था आपको कि आप विपक्ष पे दोषारोपण करिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने इसलिए चुना था आपको कि आप कुछ कर दिखाइएगा। इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या जेलों में हत्याएं नहीं हुई? उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनातन धर्म के अगुवाओं की हत्या नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में राजधानी में गैंगवॉर नहीं हुआ? तमाम ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नहीं चुना था कि आप विपक्ष पे दोषारोपण करते रहिएगा, विपक्ष पे जवाब देते रहिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते। विजय उपाध्याय जी, एक तस्वीर अयोध्या की वायरल हो रही है। अयोध्या के जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार, उनके आवास का जो बोर्ड है वो पहले भगवा था, आज उसको हरा कर दिया गया है। हालांकि डीएम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बदला है, कर्मचारियों ने, उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या संकेत देता है ये, और क्या अधिकारियों को ये मान लिया जाए कि अधिकारी भी राजनीतिक वैज्ञानिक हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में नेताओं से ज्यादा अधिकारी ही राजनीति संचालित करते हैं। दरअसल चुनाव लड़ने के बाद चुनाव में जो वादे, जो दावे, जो रैली, जो मेहनत करनी होती है, विजुअल्स हैं वो भी चलाए जाएं अयोध्या के, क्योंकि अयोध्या बहुत इस तरीके की जगह है जहां भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसके जिलाधिकारी का बोर्ड यदि भगवा से हरा होता है तो अपने आप में बड़ी खबर है,
भले कार्रवाई हो बाद में। बिल्कुल, हमारे पीसीआर की टेक्निकल टीम को हम चाहेंगे कि वो विजुअल जल्द से जल्द ढूंढ के यहाँ पर प्ले करें स्क्रीन पर, ताकि दिखा सके कि किस तरीके से चीजें पल पल यहाँ पर बदल रही हैं और जो महकमे हैं वो कैसे यहाँ पर उस रंग में ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, कौन सा रंग चढ़ रहा है, कौन सा रंग उतर रहा है? विजय जी आप बेहतर बता पाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत और आपसे बेहतर कौन समझता होगा? देखिए संजीव जी, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के लिए राजनेता की जरूरत होती है। रैली करने, भाषण देने, चुनावी घोषणा पत्र बनाने, चुनावी वादे करने, इन सब चीजों के लिए तो राजनेताओं की जरूरत होती है। जैसे ही सरकार बनती है, न शौकत अली की जरूरत पड़ेगी और न हमारी बहन जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी उनकी, केवल अधिकारियों की जरूरत पड़ती है और अधिकारियों से ही सरकार चलती है। बाकी 5 साल राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी ही सरकार में उपेक्षा और के शिकार रहते हैं, धक्के खाते फिरते हैं, कोई पूछता नहीं है। और जो भी वादे इनके होते हैं उसके लिए इनको ऐसे अधिकारियों की जरूरत पड़ती है जो उसे किसी तरीके से लागू करा दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बजट है, चाहे भाजपा के वादे हों चाहे सपा के वादे हों, वो पूरा करना संभव नहीं है बजट के हिसाब से। तो जो बजट है भी, उसकी भी टेक्निकलिटी चूंकि आज के नेताओं को कुछ पता नहीं होती, तो वो ऐसे वित्त सचिव ढूंढते हैं कि जो उनकी बात मान के किसी तरह उसे अमल में ला दें। मैं देखता हूं कि पिछले कई सरकारें ऐसी हैं। माफ कीजिएगा, आपकी बात बीच में काट रहे हैं, आपको बीच में रोक रहे हैं। विजय जी, आवारा पशु जो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि आपके अनुसार सरकार को किस तरीके से इससे किसानों को राहत देनी चाहिए थी? किस तरीके का रोड मैप होता? कोई इस तरीके का प्लान है आपके पास जो सरकार को सलाह दे? देखिए संजीव जी, ये काम इन नेताओं का है जो सवाल उठाते हैं और जो कहते हैं कि हम समस्या का समाधान करेंगे। हम लोग तो ऑब्जर्वर हैं, हम लोग तो बस खाली देखते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं और उसे जनता के सामने रख देते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि हम सुझाव दें। सुझाव, ये सारा काम नेताओं का अपना है। नेता बहुत समझदार होता है और नेता के पीछे अधिकारी होते हैं, तो अधिकारियों से इनको समझना चाहिए कि क्या समाधान हो सकता है। नेता और अधिकारी मिलके अपना समाधान करें। हम लोग तो हमारे लोकतंत्र में सरकार तो कोई समाधान नहीं दे पाई ना विजय जी। नहीं, तो मैं नहीं दे पाई, तो ये जनता जनता तय करेगी कि क्या करना चाहिए। हम लोग उसमें हमारे, देखिए पिछली कई सरकारों से जो पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका है उसको इतना दबाया गया और इतना प्रो गवर्नमेंट कर दिया जाता है जिसकी सरकार होती है उसके दबाव में, कि हमारी किसी बात का कोई ज्यादा वजन, ज्यादा महत्व नहीं रह गया। अब वो दौर चला गया जब लोकतंत्र में मीडिया को बहुत महत्व दिया जाता है। अपोजिशन अपना आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष कहती है आपको सकारात्मक रहना चाहिए। जो पार्टी सत्ता में होती है वो चाहती है हम उसी की बात लिखें, और जब वो विपक्ष में आ जाती है तो सोचती है हम उसकी बात लिखें। तो हमारी भूमिका बहुत ही सीमित है। नेता बहुत समझदार है, अच्छे। चलिए बात पूरी करिए। जी, मैं कह रहा हूँ नेता लोग खुद सक्षम है, वो अपना समाधान करें। हमसे जब हम लोगों से जब पूछेंगे तो उसका ये भी हम जानना चाहेंगे उपाध्याय जी कि क्या आपको लगता है पहले ये समस्या इतनी विकराल थी जितनी अब ज्यादा हो गई है? क्या ध्यान इस पर से पूरी तरीके से हटा लेना इसका कारण रहा, या फिर देख करके भी नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए, ये आवारा पशु की जो समस्या है ये केवल पशु तस्करी रोके जाने, अवैध बूचड़ खाने रोके जाने से है। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन समस्या खत्म हो। यानी कि ये माना जाए कि पहले नहीं थी ये समस्या इतनी ज्यादा विकराल, अब ज्यादा हो गई है। लेकिन शौकत से एक सवाल बनता है कायनात जी। शौकत जी, आप जो आवारा पशु ये मुद्दा पूर्वांचल में गर्म किए हुए हो, क्या आपको लगता है कि जो हिंदू है वो गाय उसका खेत चरती है, फसल नष्ट करती है, क्या आपको लगता है कि वो अपनी फसल के मुकाबले गाय को कटवाने वालों को वोट देगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो तमाम बूचड़ खाने चलते थे ना, समाजवादी पार्टी में तो आवारा पशु नहीं घूमते थे, वो कहाँ जाते थे सबको पता है। क्या अपनी फसल की कीमत पर गाय को कटवाने वालों को वोट देगा पूर्वांचल का वोटर, उत्तर प्रदेश का वोटर? ये लगता है आपको? देखिए संजीव जी, जो लोग आज सत्ता में हैं वो एक बात बड़ी बखूबी से कहते हैं कि हम गाय आश्रय केंद्र बना रहे हैं और गाय को पाला जाएगा। उनसे खुद पूछ लिया, जब मैं एक विधानसभा में रहता हूँ या 13 गाय आश्रय केंद्र बने, मैं 13 की तस्वीर आपको उपलब्ध करा दूंगा क्या हालात है। जो वहाँ गाय मर रही उसका जिम्मेदार कौन है?
और रही बात बूचड़ खाने की, आप बार बार एक बात कहते हैं बूचड़ खाने, जो लाइसेंस आपकी सरकार ने उपलब्ध करा रखे हैं वो क्या है? अवैध बंद होने चाहिए। जो वैध आपने दिए वहां कौन से जानवर कटते हैं, जरा उसके बारे में भी बता दीजिएगा। पूछिएगा जो भारतीय जनता पार्टी से, क्या वहां गाय नहीं कट रही है, वहां कोई और जानवर काटे जा रहे हैं? जो भी काटे जा रहे हैं वो भी जानवर ही हैं। उनके प्रति हमदर्दी आपकी क्यों नहीं होती? ये सवाल क्यों नहीं होता? बार बार एक सवाल कहा जाता है कि अवैध, जो वैध में गाय कट के जो बीफ बाहर जा रहा है वो कौन सी सरकार भेज रही है? क्या समाजवादी पार्टी इसमें दोषी है? फिर सरकार से सवाल क्यों नहीं होता? ये तमाम तरीके के प्रोपोगंडे से भारतीय जनता पार्टी सेट करती। सच्चाई तो ये है कि गाय की हत्या अगर सबसे ज्यादा किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। आज गाय तड़प के मर रही आसरा केंद्र में, जाकर देखिए, कभी तस्वीर दिखाइएगा संजीव जी, हम भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जिस विधानसभा में रहते हैं विजय उपाध्याय जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, दबी मुस्कुराहट हम यहाँ देख सकते हैं। मैं फिर से जानना चाहूंगी विजय जी, आप नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। देखिए, शायद शौकत जी को पता नहीं है, बीफ जो जाता है वो जो भैंस है, भैंसा मेल भैंस जो है उसका उसके बूचर खाने का लाइसेंस है उत्तर प्रदेश। मुझे अच्छे से जानकारी है इस चीज की। मैं पूछ रहा हूँ कि जो आज गाय कट रही, क्या बूचर खाने में नहीं कटती? जो वैध बूचर खाने वहाँ गाय भी कटती है। आपको अधूरी जानकारी होगी। जवाब तो देने दीजिए भाई। लिखा पढ़ी में जो वरिष्ठ पत्रकार है वो कोई बात करें तो सुननी चाहिए ना आपको। आप हो सकता है आपके काम नहीं, मैं चलिए पहले ये समझता हूं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी संजीव जी, जिन तस्वीरों को आपने यहाँ पर कहा था, जिक्र किया था, वो तस्वीर हम यहाँ पर आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखा जा सकता है कैसे बोट का रंग जो है वो बदला गया है, और पहले भगवा था, उसके बाद अब हरा हो चुका है। जी, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में कहती हैं। जी, हर रंग कुछ कहता है। अमृता जी, आपके जिलाधिकारी हैं नीतीश कुमार अयोध्या के, उन्होंने अपने आवास का जो बोर्ड है उसको भगवा से हटाकर हरे रंग का कर लिया। क्या संकेत देना चाहते हैं प्रशासन अयोध्या का? लेकिन अभी आप ही ने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि जिसने भी ये कार्य किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तो इससे तो यही पता चलता है कि उनकी नॉलेज में नहीं था। बिना उनकी जानकारी के। जिस योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून का इकबाल बुलंद होता है, जिन योगी आदित्यनाथ से अधिकारी थर थर कांपते हैं, यदि उनके किसी कार्य क्षेत्र में, और वो भी अयोध्या के जिलाधिकारी का बोर्ड, आप समझिए अयोध्या की अहमियत, अयोध्या का महत्व समझिए। आपके सबसे बड़े एजेंडे में अयोध्या है, भगवान श्री राम का मंदिर, धर्म की नगरी, भगवान राम का अवध, वहाँ का बोर्ड बदला जाता है। क्या आपको लगता है कि जिलाधिकारी के लिए ये बयान दे देना बस कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये पर्याप्त है? अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि हाँ, उनकी जानकारी में नहीं होगा। लेकिन आपने जो ये भी बात कही कि अयोध्या, ये आपने सत्य कहा कि अयोध्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी जगह है, जिसके लिए हम दशकों तक हम लोग ये सुनते चले आ रहे थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वो हम लोग हर चुनाव में इस तरह के ताने सुना करते थे, और वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद में वो कार्य हमने पूरा किया, उस पे हमको गर्व है। और रही बात अभी ये गाय की बात चल रही थी, तो ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कार्यकाल में इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। गाय हमारी माँ की समान हम पूजते हैं उनको, और आश्रय स्थल बनाए गए हैं। अगर कहीं अनियमितताएं हो रही हैं तो उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि 100% हमने उसके ऊपर काबू पा लिया है, बट 80% तक मैं कह सकती हूँ कि हम लोग। लेकिन जिस गाय को माता के समान दर्जा देने की बात होती है, वो उसी को बाद में फिर आवारा पशु, छुट्टा पशु और बेसहारा पशु जो है वो कहा जाता है। वो किसान जो है जिनके लिए पूजनीय होते हैं, गौधन होता है, लेकिन वही फिर किसान अपने खेतों की रक्षा करने के लिए तारे लगाते हैं, कंटीली तारे लगाते हैं उन पशुओं को दूर रखने के लिए। अपने खेतों से करंट की तार छोड़ी जाती है। ये बेहद गंभीर यहाँ पर विषय है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। बेजुबान जानवर है, लेकिन आखिर वो किसके किए की सजा जो है यहाँ पर भुगत रहा है। बिल्कुल कायनात जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है संजीव, हम चाहेंगे जल्दी से सभी के अंतिम जो एक आखिरी सवाल कायनात विजय उपाध्याय जी से, क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। विजय उपाध्याय जी, अब जिस पूर्वांचल में चुनाव होना है उसमें छोटी पार्टियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी या सपा बहुमत से कुछ दूर रह जाती है तो पूर्वांचल में सुहेल देव, निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल का अपना दल, कृष्णा पटेल का अपना दल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? और क्या लगता है आपको कि अब की बार
किसका महत्व ज्यादा रहने वाला है और किसको कितनी सीटें लगभग आप देते हैं? देखिए, सीट का तो पता नहीं है, लेकिन ये सारे दल किसी न किसी गठबंधन में है। कोई भाजपा गठबंधन में है, कोई सपा गठबंधन में है। और जो गठबंधन की लड़ाई है, दरअसल जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी सपा गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण था, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोहेल देव और जनवादी का सपा से गठबंधन है, और उतना ही महत्वपूर्ण निषाद पार्टी और भाजपा का गठबंधन है। इसलिए ये जो छोटी पार्टियां हैं, बड़ी दलों को कितना विटामिन दे पाएंगी, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। जी, क्या लगता है, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौकत अली से। 2012 में जो प्रदर्शन था इन 57 सीटों पर 36 पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 में 2 सीटों पर ही सिमट गए थे। क्या बेहतर होने वाला है इस बार प्रदर्शन इन 57 सीटों पर? देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश आज समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने के लिए तैयार है। अभी संजीव जी क्योंकि पश्चिम का चुनाव देख कर रहे हैं, क्या हालात थे भारतीय जनता पार्टी के, संजीव जी हम मुझे लगता है मुझसे बेहतर समझ पा रहे होंगे चुनाव में, क्योंकि वहां रहे हैं काफी दिन और अच्छे से समझा है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पे वो भरोसा करके देख चुका है। उसने देखा कि हमने जिस दल पे 5 साल भरोसा किया, उसने हमें धोखे की जवाब कुछ नहीं दिया। नौजवान आज रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है। मैंने सीटों के बारे में पूछा है, आप कितनी मान के चल रहे हैं कि इस बार सीट से आने वाली है? बहुत कम शब्दों में और बहुत जल्दी आपसे जवाब। कहना जी, ये 10 तारीख के बाद डिसाइड होगा कि कौन कितना पा चुका है। चलिए, लेकिन अमृता जी, उम्मीदें क्या है आपके इस बार के चरण से? देखिए कायनात जी, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि पहले ये उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था। इन्वेस्टर्स का पलायन होता था, कागजों पे सारे निवेश हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश को देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जनता को उनके ऊपर पूरा विश्वास है। जनता उनको पुनः संजीव मुख्यमंत्री की सीट पे देखना चाहती है, और हम 300 पार दोबारा से करने जाएंगे। हमने पहले करके दिखाया और फिर करके दिखाएंगे। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का पक्ष हम अभी और नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा इस वक्त हमारे पास कमी रही। बातचीत थी तो आगे हम इस पर और ज्यादा करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो अब तक प्रदेश के 57 जिलों की 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बाकी 2 चरणों के लिए कल यानी 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है। बिना आराम किए दिग्गज 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। 10 मार्च यानी नतीजों के दिन साफ हो जाएगा कि जनता ने किसकी बात पर मुहर लगाई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।